बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और मैं आपको वेलकम कहता हूं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट वन में अरिस्टोटल से रिलेटेड डिस्कस किया था, अरिस्टोटल की कुछ इंपॉर्टेंट तसानीफ को, बेसिकली तो वो डायलॉग थे, बाद में उनको बुक शेप दी गई। उसमें एक उनके बेटे ने उनकी वफात के बाद निकोमेकेनियन एथिक्स के नाम से एक बुक लिखी थी और एक बुक थी पॉलिटिक्स के नाम से, जिस पे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में काफी डायलॉग्स लिखे और बाद में वो एक बुक बनी। हमने पिछले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, वो बेसिकली एथिक्स ओरिएंटेड है और वो पॉलिटिकल फिलॉसफी से बात निकालते हैं और पॉलिटिकल फिलॉसफी, एथिक्स और फिर पॉलिटिकल साइंस की तरफ आते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम अरिस्टोटल की टीलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर के ऊपर बात करें, क्योंकि जब हम टीलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर के ऊपर बात करते हैं तो हम इस काबिल हो जाते हैं, इस बात को समझ पाते हैं कि अरिस्टोटल जो अपनी आइडियल स्टेट डेवलप कर रहे हैं, अरिस्टोटल जो अपनी रिपब्लिक बना रहे हैं जिस तरह के उनके उस्ताद ने, प्लेटो ने बनाई थी, तो उसमें अरिस्टोटल की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस बिहाफ पर अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट उनके ही उस्ताद प्लेटो की आइडियल स्टेट से मुख्तलिफ है। एक चीज मैं आपको यहां बताता चलूं कि नॉर्मली होता हमारे यहाँ ये है सॉरी, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी से अवॉइड करते हैं। मैं बीइंग अ स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, कोशिश ये करता हूँ अपने लेक्चर्स में, चाहे वो फिजिकल लेक्चर्स यहाँ एकेडमी में हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस हमारी हो, कि मैं पॉलिटिकल फिलॉसफी का भी कुछ सेगमेंट आपसे जरूर शेयर करूं, उस वेस्टर्न या मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड जिसने फिर अपनी पॉलिटिकल साइंस की फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी दी। फिलॉसफी इसलिए स्टूडेंट्स जरूरी है कि हर चीज का एक फलसफा होता है, हर चीज के ओरिजिन के पीछे एक इंटेलेक्ट होता है। जो थ्योरी हमें नजर आती है उसके पीछे एक अप्रोच डेवलप की जाती है और वही अप्रोच उसका फलसफा भी होती है। तो जितने भी थिंकर्स हम चाहे आगे आने वाले टाइम में वेस्टर्न पढ़ेंगे या मुस्लिम पढ़ेंगे, हम उससे पहले कोशिश करेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी थोड़ी सी जरूर पढ़ लें ताकि हमें पॉलिटिकल साइंस के उनके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप उसमें एक आधी हेडिंग दे देते हैं इंट्रोडक्शन में या बाद में आने वाली हेडिंग्स में, उसी जो थिंकर है उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड और चंद इंपॉर्टेंट आइडियाज शेयर करते हैं, तो देखा यह गया है कि जो मार्क्स हम हासिल करना चाहते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, यानी हमें अप्रोप्रिएट 20 में से 16-18 नंबर भी मिल जाते हैं क्योंकि हमने एक कंपोज किस्म का आंसर दिया होता है। आ जाते हैं अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जो अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये बेसिकली बेस करती है प्लेटोनिक थॉट्स के ऊपर। अरिस्टोटल के तकरीबन 20 साल गुजरे हैं प्लेटो के साथ, और ये वो टाइम था जब प्लेटो अपनी जो पॉलिटिकल थिंकिंग या फिलोसॉफिकल जो उनकी राइटिंग्स थी उसकी पीक पे थे। तो सॉरी, तो अरिस्टोटल ने बहुत कुछ ऑब्जर्व भी किया है और अरिस्टोटल ने बहुत कुछ लर्न भी किया है प्लेटो से। इसी वजह से हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें अरिस्टोटल की राइटिंग्स में नजर आती हैं। एक ये कि अरिस्टोटल बहुत से आइडियाज प्लेटो से बोरो करते हैं और प्लेटो ने वो आइडियाज सोक्रेटिस से बोरो किए। तो इन अदर वर्ड्स अरिस्टोटल प्लेटो और सोक्रेटिक थॉट का कॉम्बिनेशन पेश करते हैं, लेकिन अरिस्टोटल इनको अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं और इस प्रेजेंटेशन में वो अपने उस्ताद प्लेटो को बहुत सी जगहों पर रिबट भी करते हैं और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या उनके पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे अलग कॉन्सेप्ट्स भी हमारे सामने रखते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर में सबसे पहले तो टीलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर या टीलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिस्टोटल के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम
बात करेंगे अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर उससे अरिस्टोटल जो अपनी पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट हमें देते हैं और उस कॉन्सेप्ट से फिर वो एक आइडियल स्टेट डेवलप करते हैं। आखिर में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट में और प्लेटो की आइडियल स्टेट में, और किस वजह से ऑल टुगेदर ऑपोजिट हैं अरिस्टोटल प्लेटो का। तो सबसे पहले देखते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अरिस्टोटल का मानना यह है कि जो नॉलेज है वो इसी दुनिया में ऑब्जर्वेशन में ही एग्जिस्ट करती है, और उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज को हम थ्योरी ऑफ फॉर्म भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ कॉजेस भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो उसमें वो इसी दुनिया के 4 कॉजेज हमारे सामने रख देते हैं और उसी के ऊपर बहस करते हैं। उनके उस्ताद प्लेटो बेसिकली ड्यूअलिज्म की थ्योरी ऑफ नॉलेज में हमें देते हैं, और जो अरिस्टोटल हैं वो उनसे ऑल टुगेदर एक डिफरेंस, एक अलग ओपिनियन लेकर हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो उनकी टेलोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें वो नेचर के बारे में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद फिजिकल फिनोमेना और वर्ल्ड के बारे में, इंसान के बारे में, इवन के नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने रहते हैं। टेलोलॉजिकल व्यू या टेलोलॉजिकल थ्योरी है क्या? तो टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है ये वर्ड टेलोस से निकला है। टेलोस का लफ्जी मतलब है फंक्शन या पर्पस। तो टेलोलॉजिकल व्यू का लफ्जी मतलब हुआ किसी भी चीज का लॉजिकल फंक्शन या लॉजिकल पर्पस। अरिस्टोटल का मानना यह है कि दुनिया में चाहे नेचुरल फिनोमेना हो, चाहे आर्टिफिशियल प्रोड्यूस थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो हमारे इर्द गिर्द, सबका एक ना एक टेलो जरूर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेचर में अरिस्टोटल अपनी बुक निकोमेकेनियन एथिक्स, जो कि उनके मरने के बाद उनके बेटे ने एडिट करके पब्लिश की, इसमें अरिस्टोटल कहते हैं कि व्हाट इज द टेलो ऑफ अ सीड। तो वो बताते हैं कि जो सीड है उसका फंक्शन या पर्पस क्या है। तो वो कहते हैं उसका फंक्शन और पर्पस उस सीड के जीन्स में ही छुपा होता है। जब उसको बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलता है तो वो एक दरख्त बन जाता है। तो उसका जो टैलोज है वो एक दरख्त बनना है। इसी तरह जब वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आर्गुमेंट करते हैं तो वो कहते हैं व्हाट इज अ टैलो ऑफ अ बेंच और अ चेयर। तो बताते हैं कि किसी भी बेंच और चेयर का जो टैलो है, जो फंक्शन है, जो पर्पस है, वो बेसिकली उस पर बैठना है। उस पर आप बैठ सकते हैं, उसको बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अरिस्टोटल टैलोज ऑफ लॉ के बारे में कहते हैं कि जो टेलियोलॉजिकल व्यू लॉ का है, लॉ का क्या पर्पस या फंक्शन है, तो वो कहते हैं स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। इसको फिर लेटर ऑन फंक्शनल व्यू भी कहा जाता है। टेलियोलॉजिकल व्यू को फंक्शनल व्यू भी कहा जाता है, और फिर हमें पॉलिटिकल साइंस और आईआर में बहुत से फंक्शनलिस्ट थियरिस्ट भी नजर आते हैं। जब अरिस्टोटल अपनी बुक में इन चीजों को डिफाइन करते हैं तो वो डिफाइन करते करते इंडिविजुअल पर आते हैं, और वो कहते हैं द टैलो ऑफ एन इंडिविजुअल इज हैप्पीनेस। और यहां पर अरिस्टोटल अपनी बुक द निकोमेकेनियन लॉज में लिखते हैं द अल्टीमेट टैलोस, द सुप्रीम टैलोस, यानी द अल्टीमेट फंक्शन, द सुप्रीम फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज हैप्पीनेस। और उन्होंने वर्ड हैप्पीनेस तो इस्तेमाल नहीं किया, वो कहते हैं यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया का मतलब ह्यूमन फ्लरिशिंग भी होता है और अल्टीमेटली हैप्पीनेस भी होता है। तो यहां पर आकर अरिस्टोटल बताते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान की जिंदगी का मकसद इस दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहने का ये है, और अल्टीमेट मकसद उसका ये है। वैसे तो उसके बहुत से मकासद हो सकते हैं, खाना खाना, जिंदगी गुजारना, अपनी तालीम हासिल करना, बिजनेस करना, किसी स्पोर्ट्स में जाना, लेकिन अल्टीमेट टैलो जो है, जो सुप्रीम पर्पस वो बताते हैं, वो कहते हैं यूडाइमोनिया, यानी हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी इसी क्लास का जिक्र करें, या हमारी जो अकेडमी में फिजिकल क्लासेस होती है उनका जिक्र करें, तो हमारी क्लासेस का टैलो क्या होगा? with reference to institution, with reference to this academy executive coaching center, जो टैलो है वो आपके एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन है। अब आपके पर्सपेक्टिव में टैलो क्या होगा? वो बेहतरीन प्रिपरेशन से अपने एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर एक्वायर करना। दो किस्म के लोग हमारे पास आते हैं, एक वो जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, और कुछ वो लोग जो यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं।
तो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जब स्टूडेंट का टैलो यानी पर्पस इस एकेडमी से पढ़ने के बाद अच्छे नंबर लेना है, तो वहां से अरिस्टोटल कहते हैं हर टैलो दूसरे टैलो को प्रोड्यूस भी करता है। तो फर्दर टैलो ये बनेगा कि आपको अच्छी डिग्री अच्छी जॉब मिलेगी तो आप पैसे अर्न करेंगे या अच्छी जॉब करेंगे। तो उस पैसों से आप क्या करेंगे? फॉर इट सेल्फ मनी इज नथिंग, बट मनी इज समथिंग अ मीन। तो उस मीन को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी जो डेली अफेयर ऑफ लाइफ है उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसमें लेयर लाने के लिए, उसमें अपने मसाइल के हल के लिए बहुत सी जगह पर उस पैसे को खर्च करेंगे और अपनी जो जरूरियात है उसको पूरा करेंगे। उससे क्या होगा? उससे आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। उस स्टेबिलिटी से क्या होगा? जो आपका अल्टीमेट टैलो है, दैट इज हैप्पीनेस। और वो वाली जो हैप्पीनेस है वो आपको कैसे हासिल होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो जो हैप्पीनेस आप हासिल कर लेंगे, इसको अरिस्टोटल कहते हैं द अल्टीमेट टैलो ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी तरह इस टेलियोलॉजिकल व्यू को एक्सपेंड करते करते अपनी बुक निकोमेकेनियन एथिक्स में अरिस्टोटल स्टेट के टैलोस भी बताते हैं। और वो कहते हैं टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ अ स्टेट क्या हो सकता है कि किसी भी रियासत का जो बेसिक और अल्टीमेट पर्पस है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुडनेस। अब ये बड़ी ही अलग से एक बात करते हैं यहाँ पर अरिस्टोटल, जो इससे पहले इनके उस्ताद ना प्लेटो करते हैं और ना उनके उस्ताद सोक्रेटिस करते हैं, बल्कि वो तो विर्चू और नॉलेज और गुड नॉलेज और वर्चुअस लाइफ और बैलेंस और स्ट्रैटिफिकेशन और जस्टिस और इस तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं। लेकिन यहां पर अरिस्टोटल जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्टेट का टैलो है एक गुड लाइफ देना। अरिस्टोटल की एक बड़ी मशहूर कोटेशन हमारी नजर से गुजरी, दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एंड अ सोशल एनिमल। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में अरिस्टोटल ने बात की। कुछ लोग इसको सोशल एनिमल कहते हैं, कुछ इसको पॉलिटिकल एनिमल कहते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो है कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल। अब टेओलॉजिकल व्यू में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि सोशल एनिमल कैसे है। सोशल एनिमल तो जेब्रा भी है, सोशल एनिमल तो बहुत से माइग्रेटिंग बर्ड्स भी होते हैं। सोशल एनिमल्स तो आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ में या फिर आप नेशनल ज्योग्राफिक में कि बहुत किस्म के परिंदे, जानवर, हशरात, आंट्स, ये भी इनकी भी सोशल लाइफ होती है। दे आर ग्रीगेरियस बाय नेचर, टेंड टू लिव विद ईच अदर। तो इंसान भी सोशल है, तो इसका तो एक जानवरों में कंपैरिजन आ गया, तो फर्क ना हुआ। फर्क आता है, अरिस्टोटल कहते हैं कि जानवर पॉलिटिकल नहीं होते, बल्कि इंसान जो है वो पॉलिटिकल एनिमल भी है। यहां पर जो टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ स्टेट है उसको एक्सप्लेन करते हैं अरिस्टोटल, और वो बताते हैं कि मिलकर रहना सिर्फ दो मकासद के लिए होता है जानवरों के। हाँ, पहला मकसद अरिस्टोटल कहते हैं सिक्योरिटी। जब झुंड में रहेंगे, मिलकर रहेंगे तो एक पावर बनेंगे और एक्सटर्नल जो प्रीडेटर है उनसे बचने का मौका उनके पास ज्यादा होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और दूसरी बात है फॉर द सर्च ऑफ फूड, जो खुराक तलाश करनी है उसमें भी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि रेवड़ का एक सरदार होता है और फिर इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। इंसान के पास इन दो मकासद के अलावा जो तीसरा मकसद है वो जानवरों के पास नहीं है। यहां अरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान भी सिक्योरिटी चाहता है, इंसान भी अपनी फूड, अपना शेल्टर और बाकी चीजें चाहता है, लेकिन इनके साथ साथ इंसान यूडाइमोनिया भी चाहता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस भी चाहता है, ह्यूमन फ्लरिशिंग भी चाहता है। इसलिए इंसान जो है वो पॉलिटिकल है और वो रियासत के स्ट्रक्चर में ही खुश रह सकता है। अगर रियासत का स्ट्रक्चर नहीं होगा, डिसिप्लिन्ड स्टेट एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो गुडनेस ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी। ये तो थी अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो हमने टेओलॉजिकल व्यू से पॉलिटिकल फिलॉसफी तक आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इस पॉलिटिकल फिलॉसफी को हम इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए अरिस्टोटल की स्टेट को। और अरिस्टोटल की कौन सी स्टेट है जी? आइडियल स्टेट है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह उनके उस्ताद प्लेटो की आइडियल स्टेट थी। अब अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट में ऑब्वियस सी बात है, जब उनकी मेन पॉलिटिकल फिलॉसफी ही गुडनेस इन लाइफ है, यूडाइमोनिया है, इंडिविजुअल जो है उसकी फाइनल और अल्टीमेट टैलो है,
पर्पस है, हैप्पीनेस, तो फिर वो अपनी आइडियल स्टेट की बुनियाद ही इस चीज पे रखते हैं। और जो पहला पॉइंट अरिस्टोटल अपनी आइडियल स्टेट के लिए देते हैं, वो कहते हैं कि जो वो आइडियल स्टेट प्रपोज कर रहे हैं, उस आइडियल स्टेट में सबसे पहले वो तमाम अपॉर्चुनिटीज होंगी फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गुड लाइफ। ये पहला पॉइंट है, यानी तमाम अपॉर्चुनिटीज उस रियासत का एक मेजर पर्पस होगा फॉर द अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ, ये रियासत प्रोवाइड करेगी। और अब वो कैसे प्रोवाइड करेगी, उसके लिए वो बताते हैं कि गुड लाइफ के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो 3 इंग्रेडिएंट्स रियासत अगर प्रोवाइड करेगी तो वो उसका पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एक आइडियल स्टेट होने का। अब वो 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? गुड ऑफ बॉडी, गुड ऑफ सोल एंड एक्सटर्नल गुड। और ये तीनों गुड रियासत में रहने वाले इंडिविजुअल्स के लिए हैं। तो अब अरिस्टोटल बयान ये करते हैं कि अटेनमेंट ऑफ अ गुड लाइफ जो है वो उस रियासत का टेलोस यानी पर्पस यानी फंक्शन यानी गोल होगा। और वो गुडनेस और गुड लाइफ अटेन करने के लिए 3 सेगमेंट्स यानी 3 इंग्रेडिएंट्स का एक ही वक्त में मौजूद होना उस रियासत में जरूरी है, और उनको बैलेंस में रखना भी रियासत की जिम्मेदारी है। आगे फिर आके वो बताते हैं उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। अब मैं वो 3 गुड्स आपके साथ बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। यानी गुड ऑफ बॉडी क्या है? तो यहां पर अरिस्टोटल कहते हैं कि वो जो आइडियल स्टेट होगी उसमें रियासत की जिम्मेदारी होगी कि वहां रहने वाले तमाम शहरियों को एक ऐसा बेहतरीन किस्म का फूड, शेल्टर और उसके साथ साथ उनके डेली अफेयर ऑफ लाइफ को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए जो फैसिलिटीज इंसान को चाहिए होती हैं वो सबको कॉमनली अवेलेबल हो। ये रियासत की जिम्मेदारी होगी। इट इज कॉल्ड गुड ऑफ बॉडी। और गुड ऑफ बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी भी होनी चाहिए, उसको हेल्थी फूड मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए अपने इंटेलिजेंस, अपने इंटेलेक्चुअल, अपनी फिजिकल एबिलिटीज, अपनी मिलिट्री स्किल्स, अपनी जीनियस स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, स्किल्स ऑफ नॉलेज, ये तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने का इन्वायरमेंट भी हो, ये भी एक गुड ऑफ बॉडी के लिए जरूरी है। दूसरी बात वो करते हैं गुड ऑफ सोल। नाउ गुड ऑफ सोल क्या है? वो कहते हैं कि अटेनमेंट ऑफ अ गुड लाइफ किसी भी रियासत में तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके रहने वाले इंडिविजुअल की जो रूह है, जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो ठीक ना हो। और वो ठीक कैसे होती है? यहाँ पर वो अपने दोनों असातिज़ा कराम प्लेटो और सोक्रेटिस की बात करते हैं। वो कहते हैं इम्पार्ट या इनकलकेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ वर्च्यू एंड जस्टिस। तो उस सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की एक गुड ऑफ बॉडी होगा और गुड ऑफ सोल होगी जब उस सोसाइटी के अंदर अच्छाई, विर्च्यू और जस्टिस के ऊपर इस्टेब्लिश एक सिस्टम बनाया जाएगा और लोग जो हैं वो अच्छाई की तरफ ही एक दूसरे को बुलाएंगे और अच्छे काम ही करेंगे। यहां पर आगे आते हैं एक्सटर्नल गुड। नाउ एक्सटर्नल गुड में अरिस्टोटल थोड़ी सी रिजर्वेशन दिखाते हैं और वो कहते हैं एक्सटर्नल गुड जो है ये गुड ऑफ बॉडी के अलावा है, यानी रियासत ऐसे मौके दे जिससे लोग अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ भी कर सकें, सेविंग्स भी कर सके। यहां पर वो एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाते हैं अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ के पहले पॉइंट पे, जिसमें वो एक आइडियल रियासत बना रहे हैं कि रियासत जो एक्सटर्नल गुड प्रोवाइड करेगी उसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी, उसकी रिस्ट्रिक्शंस होगी कि हद से ज्यादा वेल्थ अकोमोडेशन ना हो। क्योंकि अरिस्टोटल का मानना है कि जब इंसान बहुत ज्यादा पैसे की दौड़ में पड़ जाता है, बहुत ज्यादा अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ, लैंड, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज के पीछे पड़ जाता है, तो फिर वो स्टेट क्राफ्ट में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, सिविक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता और फिर वो अपने इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करता है और उस सिटी स्टेट के लिए बेहतर साबित नहीं होता। तो यहाँ पर वो एक्सटर्नल गुड पे कहते हैं कि उतना ही हो जितना सबके लिए सूटेबल हो, हद से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट न की जाए। ये तो उनका पहला पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ अ गुड लाइफ उनकी आइडियल स्टेट पे, कि वहां पर गुड लाइफ के ये 3 इंग्रेडिएंट्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो और सब सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हो। दूसरी बात वो करते हैं कि ये तब ही मुमकिन है जब उस आइडियल स्टेट की एक आइडियल पॉपुलेशन हो। नाउ व्हाट इज आइडियल पॉपुलेशन? याद रखिएगा, क्योंकि अरिस्टोटल इंस्पायर है प्लेटो से, और प्लेटो का जो आखिरी वर्क द लॉज है उसमें उन्होंने एक मॉडल स्टेट बनाई थी और उस मॉडल स्टेट में प्लेटो कहते हैं 5040 यानी 5040 इंडिविजुअल्स या मेंबर्स या सिटीजन किसी सिटी स्टेट में होने चाहिए, इससे ना कम हो ना ज्यादा हो।
प्लेटो यहाँ पर कहते हैं कि एक आइडियल पॉपुलेशन ना ज्यादा होती है, ना टू लार्ज होती है, ना टू स्मॉल होती है। टू लार्ज क्यों नहीं होती? उसमें वो बताते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो तो इक्विटेबली गुड ऑफ बॉडी, गुड ऑफ सोल एंड एक्सटर्नल गुड रियासत उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ सबके लिए पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैनेज करना मुश्किल होगा। और टू स्मॉल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब पॉपुलेशन बहुत कम होती है तो बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रोडक्टिविटी जो उस मुल्क में, उस सिटी स्टेट में, उस पोलिस में हो सकती है वो नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल नहीं होंगे। तो फिर आपको एक्सटर्नली किसी और सिटी स्टेट से कुछ चीजें इंपोर्ट करनी होगी जो आपको काफी वीक कर सकती है। आपके पास इतनी अपनी पोटेंशियल पॉपुलेशन जरूर हो कि वो प्रोडक्टिविटी भी कर सके, वो गल्ला भी उगा सके, वो कपड़े भी बना सके, वो जानवर भी संभाल सके, वो आपके डिफेंस के पर्पस को भी सर्व कर सके, और वो मेंटेन और मैनेज भी हो सके। तो ये बेसिकली उनकी पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं उस आइडियल स्टेट की टेरिटरी के ऊपर। अरिस्टोटल चूंकि इंस्पायर है प्लेटो से, तो उनकी लास्ट द लॉज में जो मॉडल स्टेट है, यहां से ये कॉन्सेप्ट वहीं से कॉपी करते हैं, और वो बताते हैं कि जिस तरह प्लेटो ने कहा था द लॉज में कि मॉडल स्टेट के अंदर जो मॉडल स्टेट होनी चाहिए वो इनलैंड होनी चाहिए और अवे फ्रॉम सी होनी चाहिए। यहां से थोड़ा सा आइडिया अरिस्टोटल पिक करते हैं और थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट करते हैं। उनका मानना ये होता है कि जो टेरिटरी है वो स्ट्रेटेजिकली ऐसे लोकेटेड हो कि उसमें बेहतरीन कुदरती ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल डिफेंस अवेलेबल हो। नाउ व्हाट इज टोपोग्राफिकल और ज्योग्राफिकल डिफेंस? अरिस्टोटल यहाँ पर बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि वो जो टेरिटरी है वो इस लोकेशन पे मौजूद हो जिसमें कुछ ना कुछ हिस्सा साहिल समंदर के पास हो, यानी उस टेरिटरी का कुछ पोर्शन, बेशक छोटा सा पोर्शन भी, सी कोस्टल एरिया का जरूर हो, और बाकी की टेरिटरी पहाड़ों और टफ टोपोग्राफी में हो, ताकि नेचुरल एक सिक्योरिटी और डिफेंस उसका हो सके। यहाँ पर अरिस्टोटल एक और लिमिटेशन लगाते हैं, जो लिमिटेशन उन्होंने साइज ऑफ पॉपुलेशन में लगाई, कि जो टेरिटरी है टू लार्ज और टू स्मॉल ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैनेजेबल नहीं हो सकती। उसके बाद वो बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन में जिस तरह के उन्होंने टेरिटरी पे बात की, इसी तरह वो कहते हैं कि जो सी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी रूट के थ्रू आप अपनी बहुत सी कमर्शियल नीड्स पूरी कर सकते हैं। और अगर आपकी 100% कोस्टल एरिया पर ही टेरिटरी या सिटी स्टेट होती है तो फिर आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं विद रेफरेंस टू डिफेंस, क्योंकि जो नेवल अटैक है वो आप पे बड़ा इजीली हो सकता है, और उस दौर में लूट मार भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लोकेशन इस तरह की टोपोग्राफी में हो, इस तरह की माउंटेनियस टेरेन्स में हो, पहाड़ी इलाके में हो, जिसमें कुछ एरिया समंदर का भी हो और या सी के करीब भी हो, और ज्यादातर एरिया पहाड़ के हिल्स के दरमियान में हो उस आइडियल स्टेट का, और वो इतनी बड़ी भी ना हो और इतनी छोटी भी ना हो। यहां पर वो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में, कैरेक्टर ऑफ पीपल क्या होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैरेक्टर ऑफ पीपल में बेसिकली वो बता रहे हैं कि किसी भी कौम के कामयाब होने में उनका नेशनल कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अरिस्टोटल बताते हैं। और अरिस्टोटल ये ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 350 या 60 बीसीज के दौरान ये काम लिख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि आज से करीबन करीबन कोई 2500 साल पहले भी नेशनल कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था। कैरेक्टर में वो बताते हैं कि जो वहां के लोग हों वो सादा हों, नंबर 1। नंबर 2, अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ या कंपटीशन ऑफ वेल्थ में वो इंडल्ज ना हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हो उसका जो मेजर पर्पस या सेंट्रल पॉइंट या टैलो हो वो कलेक्टिव गुड हो, यानी वो सिर्फ अपनी ही बेहतरी के लिए काम ना करे लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए काम करे। और इसके लिए वो कहते हैं क्राइस्ट यानी मजहबी रहनुमा, और उसके साथ साथ एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, जो उन्होंने बात की इससे पहले कि किसी भी सोसाइटी में बेहतरी तभी आ सकती है जब यहाँ वहां पर विर्चू होगा। और विर्चू के रिलेटेड वो बताते हैं कि वो जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट भी हों और धीमे मिजाज के भी हों, और बहुत ज्यादा दुनियादारी या चीजों या वर्ल्डली गेन्स की कंपटीशन में ना हो। ये हमारे लिए आज भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है एक बेहतरीन कौम बनने के लिए। और हमने जब लेटर ऑन देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सादत 571 एडी में जब होती है, और उसके बाद फिर
10-20 के करीब एक मदीना की रियासत का स्ट्रक्चर सामने आता है, फिर खुलफाए राशिदीन का दौर आता है, तो पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को मुसलमान फतह कर लेते। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही नेशनल कैरेक्टर भी था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो किसी कौम की कामयाबी और स्टेट के आइडियल होने के लिए जरूरी है। यहाँ पर अरिस्टोटल क्लासेस इन अ स्टेट की भी बात करते हैं, और जिस तरह प्लेटो ने 3 क्लासेस बनाई है, अरिस्टोटल भी इधर 2 बेसिक डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। अरिस्टोटल का मानना है कि किसी भी सिटी स्टेट में 2 मेजर क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है सिटीजन क्लास और एक क्लास होती है नॉन सिटीजन क्लास। नाउ सिटीजन क्लास कौन सी है? जो कि वहीं पर पैदा हुए हो और इनहेरिटेड उनको वहां से कोई प्रॉपर्टी मिली हो, वहीं उसी सिटी स्टेट के रहने वाले हो। ये जो सिटीजन क्लास है, इसके लिए ही अरिस्टोटल एजुकेशन भी प्लान करते हैं। इन्हीं के लिए अरिस्टोटल कहते हैं मिलिट्री जो है टेक्निक्स भी इनके पास होनी चाहिए। और अरिस्टोटल कहते हैं ये जो सिटीजन्स हैं यही फिर शुरू में जब तालीम हासिल करेंगे तो मिलिट्री स्किल और जिम्नास्टिक हासिल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ये जुडिशरी के फंक्शन करेंगे, और यही लोग हैं जो बाद में आके फिर एक अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम डेवलप करते हैं और अपने से पहले वाले अरिस्टोक्रेट्स को रिप्लेस करेंगे और रियासत का निजाम चलाएंगे। नॉन सिटीजन को भी यहाँ पर कोई रोल नहीं दे रहे। इसी तरह एजुकेशन में भी नॉन सिटीजन का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पर एक और डिफरेंशिएशन ये भी है कि अरिस्टोटल का मानना यह है कि जो सिटीजन क्लासेस हैं वो तमाम प्रोफेशंस को अडॉप्ट करेंगे जो पढ़ने लिखने से, स्किल से, एक्टिविटी से, आर्मी से, मिलिट्री से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जुडिशरी से और पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। और नॉन सिटीजन गल्ला उगाएंगे, फॉर्मर एक्टिविटीज यानी फॉर्म्स में एक्टिविटीज करेंगे, छोटी मोटी मर्चेंट की एक्टिविटीज करेंगे, ट्रेड की एक्टिविटीज करेंगे, और साथ साथ जो सिटीजन्स हैं उनको सर्व करेंगे, क्योंकि सिटीजन्स का पूरा फोकस सिटी स्टेट की डेवलपमेंट का ही होगा। यहां पर एक और बात भी करते हैं अरिस्टोटल के किसी भी आइडियल सोसाइटी में स्लेव्स का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नॉन सिटीजन में 2 क्लासेस हैं। एक मैटिक्स है, ये वो लोग हैं जो सिटी स्टेट में आते हैं और अपना काम शाम करते हैं और फिर चले जाते हैं, उसके परमानेंट मेंबर नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो उस सिटी स्टेट में सिटीजन्स को सर्व कर रहे होंगे छोटे छोटे कामों में और हर जगह उनका मदद करेंगे, वो स्लेव्स होंगे। और स्लेवरी को एज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन डिफाइन करते हैं अरिस्टोटल। एक बात याद रखिएगा, अभी तक किसी एक पॉइंट में भी अरिस्टोटल ने विमेन के रोल के ऊपर कोई बात नहीं की, और यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अरिस्टोटल और प्लेटो में ये डिफरेंस है कि प्लेटो विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, अरिस्टोटल विमेन का कोई रोल नहीं बताते। जो वहां पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट में, तो स्टूडेंट्स अरिस्टोटल अपनी आइडियल स्टेट में जो लैंड है वो सिर्फ सिटीजन को ही देते हैं। नॉन सिटीजन का तो वैसे ही कोई राइट नहीं है, और नॉन सिटीजन में एक मैटिक है और एक स्लेव्स है, तो स्लेव्स का तो वैसे भी कोई भी राइट ही नहीं है, वोटिंग राइट भी नहीं, नॉन सिटीजन का भी राइट नहीं, जुडिशरी में भी नहीं, किसी में सिर्फ काम काम में काम करने वाले लोग हैं। जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है अरिस्टोटल अपनी इस आइडियल सिटी स्टेट में उसकी 2 डिवीजन करते हैं, क्योंकि अरिस्टोटल का जो बेसिक मकसद है इस आइडियल रियासत को बनाना वो पॉइंट नंबर 1 है, और वो है अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ। और अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ में हमने 3 इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, गुड ऑफ बॉडी, गुड ऑफ सोल एंड एक्सटर्नल गुड। तो गुड ऑफ बॉडी कब आता है? जब आप सबको इक्वल खुराक मिलती है, अच्छी खुराक मिलती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन लैंड है ये वो लैंड होगी जो बेहतरीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगी, और ये सब के सब जो सिटीजन्स है उनकी मलकियत होगी। इन अदर वर्ड्स आप समझ लें कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ये स्टेट को जाएगी, और स्टेट उससे जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर होगी वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां सर से वो लाइफ स्टॉक से प्रोडक्टिविटी ली जाएगी, और जो लैंड से फायदा लिया जाएगा वो जो कॉमन लैंड्स होंगी वो उसमें कलेक्टिव होगा, ताकि कहीं पर भी फूड क्राइसिस ना आए, कोई और सोशल इम्बैलेंस ना हो जो गुड ऑफ बॉडी यानी अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ के पर्पस को पूरा ना करे। दूसरी जगह वो प्राइवेट लैंड की बात करते हैं, तो वो कहते हैं हर एक सिटीजन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एक प्राइवेट प्लॉट भी रख सकता है। अब यहाँ पर प्राइवेट प्लॉट की लिमिट्स नहीं करते। जो प्लेटो है वो अपनी जब 3rd बुक द लॉज में एक
प्रॉपर मॉडल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो सब में 5040 लोगों में 5040 प्लॉट तकसीम करते हैं उस सिटी स्टेट में। यहाँ पर अरिस्टोटल कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी लिमिट इतनी ज्यादा नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बहुत से लोगों की ज्यादा भी हो सकती है, बहुत से कम भी हो सकती है। बेसिकली अरिस्टोटल जो है वो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी को चूंकि सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि लैंडेड अरिस्टोक्रेसी जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, कॉमन भी है, तालीम भी उन्होंने हासिल कर ली, मिलिट्री अफेयर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी में भी काम किया, पॉलिटिक्स में भी किया, और कल को आकर उन्होंने अरिस्टोक्रेसी का सिस्टम का हिस्सा बनना है तो बेहतरीन हुकूमत रन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं और इसके साथ साथ कोई राइट नहीं देते मैट्रिक्स को और स्लेव्स को लैंड पर। जब बात आती है एजुकेशन की, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो अरिस्टोटल है वो अपनी एजुकेशन और द लेयर ऑफ एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को देते हैं। और सिटीजन्स के बारे में उनका मानना यह है कि उनकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस है, जिम्नास्टिक है, कुछ हद तक म्यूजिक भी है। और जब वो एलिमेंट्री एजुकेशन वो कर लेंगे तो वो खास क्राइटेरिया नहीं कि इतने परसेंट से उन्होंने पास करना है, वो सब सिटीजन्स के लिए होगी। तो स्टेज 2 पे ऑटोमेटिकली वो एक हायर एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे, जिसमें रीडिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, लिटरेचर भी पढ़ेंगे, म्यूजिक भी करेंगे, मैथमेटिक्स भी करेंगे, बाकी अलूम से भी वो फायदा हासिल करेंगे। यहाँ पर एक डिफरेंस आता है प्लेटो और अरिस्टोटल में कि अरिस्टोटल जो है वो किसी सूरत भी पोइट्री को बुरा नहीं समझते, जबकि प्लेटो पोइट्री को बुरा समझते, और अरिस्टोटल ने अपनी एक अलग से पोएटिक्स के नाम से पोइट्री के हक में किताब भी लिखी। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 8, और जिसको कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उस आइडियल स्टेट का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिस तरह के हमने आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो में देखा था कि प्लेटो के आइडियल स्टेट में फिलोसोफर किंग होता है, और फिर उसकी प्रॉपर हायरार्की उन्होंने 3 क्लासेस बना दी थी। ये अरिस्टोटल क्या कर रहे हैं, अरिस्टोटल अपनी आइडियल स्टेट में अरिस्टोक्रेसी को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और सिटीजन्स में से जो अमीर लोग होंगे, जो डिफरेंट किस्म की जगहों पर सर्व करके आ चुके होंगे, वही अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे और वही सिस्टम को चलाएंगे। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात भी यह है कि प्लेटो का मानना यह था कि फिलोसोफर किंग कानून बनाएगा, कानून के तहत सिस्टम चलेगा। अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये ट्रेडिशंस हैं जो उस वक्त के अरिस्टोक्रेसी और उस वक्त के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली जो सिस्टम्स चला रहे हैं वही कवानीन होंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उनकी जो जिसको वो बेहतर समझेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो काम किया करेंगे। यहाँ पर एक और बात भी अरिस्टोटल कहते हैं कि जो अरिस्टोक्रेसी है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो इंपॉर्टेंट रोल होगा ग्रीक माइंडसेट का, यानी वो ग्रीक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं नॉन ग्रीक जो है, बेशक वो कभी यहाँ पर आए किसी सिटी स्टेट में, उसका परमानेंट सिटीजन बन जाए और कई नस्लों से वहां रहना शुरू कर दे, तो किसी सूरत भी वो अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं इस आइडियल स्टेट का, उसमें वो कहते हैं कि जितने भी सिटीजन्स होंगे वो प्रॉपर असेंबली भी डेली बेस पे किया करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिटिकल और सिविक लाइफ के बारे में डिस्कशंस किया करेंगे, उन्हीं लोगों में से फिर फैसला करके मैजिस्ट्रेट्स लगाए जाएंगे जो प्राइस कंट्रोल और बाकी मामलात को देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे, और उन्हीं लोगों में से फिर जुडिशियल डिसीजन भी वही अरिस्टोक्रेसी बताएगी कि कौन जुडिशरी के फंक्शंस देगा और किस तरह जुडिशरी चलेगी। अब आ जाते हैं अरिस्टोटल और प्लेटो के डिफरेंसेस, जो कि बीच में कुछ मैंने बता भी दिए, कुछ मैं यहाँ पर आपके अर्ज करता हूँ। पहली तो बात यह कि अरिस्टोक्रेसी जो है वो अरिस्टोटल की एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक हायर लेवल है, यानी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को अरिस्टोटल समझते हैं कि वो रियासत के निजाम को चलाएगी, जबकि अगर हम देखें तो प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट में अरिस्टोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं करते। वो एक ही शख्स की हुकूमत बताते हैं अपनी आइडियल स्टेट या रिपब्लिक अपनी बुक में, और वो फिलोसोफर किंग होता है। फिर उनकी दूसरी जब बुक आती है जिसमें स्टेट्समैन में, तब भी वो एक वन मैन की ही बात करते हैं, और अपनी तीसरी बुक जो द लॉज है उसमें प्लेटो लॉज को अबव एवरीवन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अरिस्टोटल है वो अरिस्टोक्रेसी और लैंडेड अरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों की आइडियल रियासत में ये है कि
जो जस्टिस का निज़ाम है प्लेटो उसको क्लास डिवीजन के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश करते हैं। कहीं ना कहीं अरिस्टोटल जो है उनके यहाँ जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से क्लास डिवीजन में नहीं है, क्योंकि उनकी जो मेजर दो क्लासेस हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन है। तो सिटीजन को वो फर्दर डिवाइड करते ही नहीं, बल्कि सबको कॉमनली मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग भी देते हैं, जुडिशियल ट्रेनिंग भी देते हैं, और सबको कहते हैं जो सिटीजन है उनका राइट है कि वो अरिस्टोक्रेसी में भी आ सके, और जो ज्यादा लैंडेड अरिस्टोक्रेसी है जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे और वो ऊपर आ जाएगा। उसके अलावा जो प्लेटो हैं वो फेमिनिस्ट हमें नजर आते हैं, वो हर जगह वुमेन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि जो उनकी अपर टू क्लासेस थी प्लेटो की, जिसको हम विजडम की क्लास और एक्सिलरी क्लास भी कहते थे, यानी मिलिट्री की क्लास कहते थे, इन दोनों की खवातीन के लिए भी वो इक्वल तालीम की बात भी करते थे, और वो कहते थे कि वो भी जो कॉमन बेंचेस और कॉमन सीट्स होंगी उसमें बैठ के मशवरा करेंगी रियासत के बारे में, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अरिस्टोटल हैं वो वुमेन की कहीं पर भी को खास जिक्र करते ही नहीं है अपनी बुक पॉलिटिक्स में, और ना अपनी आइडियल स्टेट में उसका कोई जिक्र करते हैं। एक और चीज कि जो अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट है उसका बेसिक जो पर्पस है उनकी फिलोसफी ऑफ यूडाइमोनिया पे डिपेंडेंट है, यानी अटेनमेंट ऑफ अ गुड लाइफ। और जहां तक हम देखते हैं जो प्लेटोनिक आइडियल स्टेट या रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है उनकी बुक रिपब्लिक में, वहां पे वो एक जस्टिस और मेंटेन्ड सोसाइटी, क्लासिफिकेशन की सोसाइटी की बात करते हैं। गुडनेस वो कहते हैं ऑटोमेटिकली विर्चू क्रिएट करती है, जबकि जो अरिस्टोटल है वो विर्चू को इम्पार्ट करने की तो बात करते हैं, इनकलकेट करने की तो बात करते हैं सिटीजन के अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि जो अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ है वो थ्री गुड्स के अलावा पूरा नहीं हो सकता, और उसमें कहीं भी विर्चू का इतना ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ गुड ऑफ सोल में वो इसका रोल बताते हैं, बल्कि गुड ऑफ बॉडी और एक्सटर्नल गुड में तो विर्चू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो ये था जी स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपसे मैं डिटेल में आज के ऊपर बात करूं, थोड़ी सी तबीयत खराब थी उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अरिस्टोटल के व्यूज लॉ या जस्टिस के बारे में, कि लॉ के बारे में अरिस्टोटल क्या कहते हैं, जस्टिस के बारे में क्या कहते हैं, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेजेंट की थी अरिस्टोटल ने। जिस तरह स्टेट्समैन के अंदर प्लेटो ने 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई थी हमें, इसी तरह अरिस्टोटल भी अपनी बुक पॉलिटिक्स में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे बात करते हैं। तो जो हम अरिस्टोटल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे तो उसमें अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे डिटेल में बात करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।